गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर का जो आपका पेपर है आर्थिक और संसाधन भूगोल, उसमें हम पढ़ रहे थे अपने जो विटस्ली के जो कृषि प्रदेश है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पिछले की वीडियो में हमने विटस्ली की जो भी कृषि प्रदेश उनका वर्गीकरण हमने किया था। विटस्ली ने कृषि प्रदेशों के 13 प्रकार बताए थे। उनमें से हमने 2 प्रकार के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। तो देखिए, एक तो पहला था हमारा चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुपालन, इनके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। और आगे इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो तीसरा है जो विटस्ली का जो प्रकार है वो है स्थानांतरित कृषि। आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्थानांतरित कृषि। तो देखिए, स्थानांतरित कृषि के बारे में हमने पहले भी कई वीडियो में देखा है कि जो स्थानांतरित कृषि है वो मुख्यतः जनजातियों के द्वारा की जाती है। तो देखिए, जनजाति जो आदिवासी जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े जंगलों को साफ करते हैं, काटते हैं, फिर जलाकर या साफ करते हैं और फिर उनको साफ करके वहाँ पे कृषि कार्य करते हैं। फिर 2-3 साल तक वहाँ कृषि कार्य वो करते हैं। फिर जब जैसे उनकी जो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है उसके बाद वो उस स्थान को छोड़ देते हैं। फिर वो आगे नए जंगलों में जाते हैं, वहाँ जंगलों को जलाते हैं, साफ करते हैं और फिर वहाँ पे कृषि कार्य शुरू करते हैं। इस प्रकार से ये जो जनजाति लोग हैं वो आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लगातार जाते रहते हैं, कृषि करते रहते हैं। इस प्रकार से इनका जो कृषि है इनका जो कृषि कार्य का जो क्षेत्रफल है वो निश्चित नहीं होता है, वो अनेक अलग अलग जगह पर कृषि करते रहते हैं। इस प्रकार से जो स्थानांतरित कृषि है इसके कारण से पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुँचता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में वनों को ये साफ करते हैं, काटते हैं। इसलिए ये जो स्थानांतरित कृषि है वो पर्यावरण के लिए बहुत इसमें खतरा होता है। और हम देखें कि ये जो स्थानांतरित कृषि है तो विश्व में किन किन क्षेत्रों में की जाती है। तो हम देखिए, विश्व के क्षेत्र हम देखें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में, देखिए दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनमें की जाती है। और फिर हम देखें तो एशिया में भी यह कृषि की जाती है। एशिया के भारत है, चीन है, श्रीलंका, म्यांमार, एशिया के इन देशों में कृषि ये स्थानांतरित कृषि है वो की जाती है। फिर हम देखते हैं तो दक्षिणी अमेरिका और मध्य अफ्रीका इनमें ये स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो हम देखते हैं कि विश्व के जो मुख्यतः उष्ण और आर्द्र प्रदेश हैं उनमें ये कृषि मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, तो विश्व के हमने देश देखे कि कौन कौन से क्षेत्रों में ये की जाती है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो सभी देश हैं, जो मानसून एशिया उसके जो देश है उनमें की जाती है। फिर एशिया के जो देश हैं मुख्यतः भारत है, श्रीलंका है, चीन है, म्यांमार है। फिर हमने देखा कि जो दक्षिणी अमेरिका की जो अमेजन बेसिन है उनमें भी यह कृषि की जाती है। अमेजन को जंगल होते हैं, उन जंगलों में यह कृषि की जाती है, जंगलों को साफ करके। और फिर मध्य अमेरिका में भी यह कृषि की जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो ये स्थानांतरित कृषि है उस स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम हैं। हम उन नामों को देखते हैं कि इसको अलग अलग क्षेत्रों में किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो देखिए, फिलीपींस में इसका नाम है केगिंग, फिलीपींस में केगिंग, श्रीलंका में चेना है, भारत में झूमिंग, इंडोनेशिया में लदांग, इंडोनेशिया में इसको कहते हैं लदांग, इंडोनेशिया में लदांग है। ठीक है, म्यांमार में टोग्या, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो आगे हम देखते हैं कि फिलीपींस में केगिंग हो गई और रोडेशिया में मिल्पा,
इस प्रकार से इस स्थानांतरित कृषि है उसके विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है। हम इसके जो नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जिनको नामों को बहुत बार पूछा गया है, तो आप इनको याद रखना अच्छे से। फिलीपींस में इसका नाम है केगिंग है, श्रीलंका में चेन्ना, भारत में जूमिंग है, इंडोनेशिया में लदांग, म्यांमार में टोग्या और रोडेशिया में मिल्पा। विश्व के अनेक देशों में इनके अलग अलग नाम है, इनको आपको अच्छे से याद करना है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इन क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन, इनके जो नाम है वो मुख्यतः पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, फिलीपींस में इसका नाम क्या है? केगिंग है, श्रीलंका में चेन्ना, भारत में जूमिंग है, इंडोनेशिया में लदांग है, ठीक है, और म्यांमार में टोग्या और रोडेशिया में मिल्पा। ये मुख्य इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसके नाम है। फिर हम इसकी विशेषता देखें। ये जो स्थानांतरित कृषि है, इसकी हम कुछ विशेषताओं को देखते हैं कि इस कृषि की क्या विशेषता है। तो इसमें देखिए, इसकी पहली विशेषता है कृषि क्षेत्र इसमें बहुत छोटा आकार होता है। कृषि क्षेत्र का छोटा आकार, छोटा आकार, ठीक है। इसमें कृषि का जो क्षेत्र होता है उसका आकार छोटा होता है। फिर इसमें एक ही जो खेत में अलग अलग फसलें इसमें उगाई जाती है। एक क्षेत्र में एक से अधिक फसलों का उसमें उत्पादन किया जाता है। एक से अधिक फसलों का इसमें उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और फिर इसमें जो बड़े बड़े जो वन है, उन वनों को इसमें साफ करके खेत तैयार किए जाते हैं और 2 या 3 सालों तक ही इसमें एक जगह पे कृषि की जाती है। 3 साल तक ही एक खेत में इसमें कृषि की जाती है। फिर जैसे ये इसकी जो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, उसके बाद वो इन क्षेत्रों को छोड़ देते हैं और फिर वो अलग जंगलों में जाते हैं और वहाँ साफ करके नए खेत बनाते हैं और वहाँ कृषि करते हैं। इस प्रकार से ये अपनी स्थानांतरित कृषि हो गई। अब हम आगे चलते हैं और अपनी जो अगली कृषि है, प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि। प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि। तो देखिए, ये जो प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि है वो स्थानांतरित कृषि का ही विकसित रूप है। तो पहले हम देखा स्थानांतरित कृषि में हमने देखा कि आदिवासियों के द्वारा जंगलों में अस्थायी रूप से कृषि की जा रही है, ठीक है। फिर वो एक जंगल को छोड़ दूसरे जंगल में जा रहे हैं। इस प्रकार से एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रहे हैं और स्थान परिवर्तन करते हुए कृषि कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि इन आदिवासियों को जब एक ऐसा स्थान मिला जहाँ पे इनकी कृषि के लिए ज़्यादा आवश्यक जो भौगोलिक दशाएँ हैं वो अनेक मात्रा में इनको उपलब्ध हो गई, तो ऐसे क्षेत्रों को चुनकर वो वहीं पे परमानेंटली वहाँ पे ही अपना जो कृषि कार्य वो करने लग गए। इस प्रकार से ये जो कृषि है प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि, वो स्थानांतरित कृषि का विकसित रूप है। स्थानांतरित कृषि का विकसित रूप, विकसित रूप है, ठीक है। फिर आगे हम देखें कि इसके जो वितरण देखें विश्व में, तो मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका, मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका, मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। दक्षिणी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दक्षिणी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, ठीक है। विश्व में हम देखते हैं तो विश्व के जो मध्य और दक्षिणी अमेरिका है उसमें, फिर मध्य अफ्रीका में और दक्षिणी एशिया के जो उष्णकटिबंधीय देश है उन देशों में ये जो अपनी प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि है, इस कृषि का विकास हुआ है। और ये जो कृषि है वो स्थानांतरित कृषि का ही रूप है। इसमें भी कृषि के जो तरीके हैं, उस स्थानांतरित कृषि के तरीके हैं, वो दोनों में समानता भी देखने को मिलती है, ठीक है। फिर हम आगे इसकी विशेषता देखें
कि इस कृषि की क्या विशेषता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो मुख्य इसमें प्रधानता होती है, इसमें मुख्य प्रधानता खाद्यान्नों की होती है, खाद्यान्नों की इसमें प्रधानता होती है, ठीक है। और इसमें देखिए फसल चक्र को भी इसमें अपनाया जाता है, फसल चक्र को इसमें अपनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो खाद्यान्नों की इसमें प्रधानता होती है, मतलब खाद्यान्नों का इसमें अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है और अधिक उत्पादन करने के उद्देश्य से ही फसल चक्र को इसमें अपनाया गया है। इस प्रकार से ये इसकी विशेषता है। फिर आगे हम इसकी कुछ विशेषताओं को हम और देखें तो देखिए, इसमें ये एक सघन कृषि है, यह एक सघन प्रकार की कृषि है। इसमें बड़ी जनसंख्या के ऊपर, इसमें छोटे खेतों के ऊपर इसमें कृषि की जा रही है। तो ये एक सघन कृषि है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है सघन कृषि का, वो जनसंख्या का भरण पोषण है, जनसंख्या का पोषण इसका उद्देश्य है। क्योंकि इसमें व्यापार को इसमें महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि दक्षिण पूर्व एशिया जो जहाँ पे विश्व की अधिकतर जनसंख्या उस क्षेत्र में निवास करती है, बड़े क्षेत्र में, उस छोटे से क्षेत्र में इतनी जनसंख्या है और क्षेत्रफल कम है, तो इसी वजह से यहाँ पे सघन कृषि की जा रही है। और सघन कृषि का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो स्थानीय जो जनसंख्या है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसमें व्यापार का कोई महत्व इसमें नहीं होता है, ठीक है। फिर हम खाद्यान्नों के अलावा इसकी एक विशेषता ये भी, इसमें जो व्यापारिक कृषि है, जो व्यापारिक वो बागाती जो फसलें हैं उनका भी इसमें थोड़ा बहुत उत्पादन किया जाता है, लेकिन स्थानीय उद्देश्य के आधार पर। बागाती कृषि में हम देखें तो नारियल है, नारियल, केला, रबड़, इनका भी उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। ये हमारी है प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि, जिसके बारे में हमने देखा है कि जो प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि है वो स्थानांतरित कृषि का ही रूप है। फिर हमने देखा कि विश्व के मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी एशिया के उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उनमें की जाती है। इसकी विशेषताएं हमने देखी कि इसमें इसकी जो मुख्य विशेषता है कि इसमें खाद्यान्नों की इसमें प्रधानता होती है, इसमें फसल चक्र को अपनाया गया है, ठीक है। फिर यह सघन कृषि है एक प्रकार की, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है जनसंख्या का भरण पोषण करना। इस प्रकार से ये हमारी हो गई प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि। अब हम आगे चलते हैं और हमारी अगली जो कृषि है वो है चावल प्रधान। चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि। देखिए, नाम से पता चल रहा है चावल प्रधान, मतलब इस कृषि में किसकी प्रधानता होती है? खाद्यान्नों में मुख्यतः चावल की प्रधानता, चावल की इसमें प्रधानता होती है, ठीक है। और इस कृषि का जो यह एक गहन निर्वहन कृषि है, मतलब यह सघन प्रकार की कृषि है। इसमें यह भी विश्व के ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे जनसंख्या तो ज़्यादा होती है और क्षेत्रफल कम होता है। जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो मानसूनी क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसूनी क्षेत्र में यह कृषि की जाती है, क्यों? ठीक है, वहाँ पे इस कृषि के जो भौगोलिक आवश्यक दशाएं हैं वो उस क्षेत्र में ज़्यादा मिलती है, इसलिए दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो मानसूनी देश हैं उनमें यह कृषि की जाती है और इसमें चावल की प्रधानता होती है, ठीक है। और यह एक सघन प्रकार की कृषि होती है जिसका जो मुख्य उद्देश्य होता है स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। आगे हम इसकी जो विशेषताएँ देखें, इसमें इसमें जो जोतों का आकार होता है बहुत छोटा होता है, जोतों का आकार इसमें छोटा होता है, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल भी कम होता है। फिर इसमें आगे विशेषताएं देखिए कि इसमें यह जो कृषि की जाती है तो परंपरागत विधि से, इसमें कृषि परंपरागत विधियों से इसमें कृषि की जाती है। इसमें आधुनिक जो यंत्र है उसका इसमें अभाव होता है, आधुनिक यंत्रों का इसमें अभाव होता है और आधुनिक जो अनेक प्रकार के जो रसायनों का और उन्नत बीजों का भी इसमें प्रयोग कम किया जाता है, ठीक है। फिर हम देखें कि इसमें जो श्रम की भी इसमें प्रधानता होती है, ज़्यादा इसमें श्रम की भी आवश्यकता होती है, श्रम की इसमें आवश्यकता अधिक होती है।
ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी हो गई चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि। इसके हम क्षेत्र देखें विश्व में, तो देखिए इसके हम क्षेत्रों की बात करें तो जापान है, कोरिया है, थाईलैंड है। जापान, कोरिया, थाईलैंड, थाईलैंड है, इन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। फिर आगे हम देखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, इसका जो मुख्य क्षेत्र है वह है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इस गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टे में जो चावल के लिए जो मुख्य आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं या फिर आवश्यक जो मिट्टी है, दोमट चिकनी मिट्टी, यह मिट्टी यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। और इसमें जो चावल के लिए जो अधिक वर्षा की भी इसमें आवश्यकता होती है, तो इस डेल्टा, यह जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, तो इसमें आर्द्रता भी इसमें अधिक होती है, तो यहाँ पे एक अच्छी कृषि की जाती है चावल की। उसके बाद हम देखें तो इरावदी नदी है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश हैं। बर्मा में हम देखते हैं तो इरावदी नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें, ठीक है। फिर भारत में भी हमें कृषि देखने को मिलती है भारत के तटीय प्रदेशों में। भारत के तटीय प्रदेशों में देखें तो दक्षिणी भारत के जो सभी तटीय प्रदेश है, सभी राज्य है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, असम है, पश्चिमी बंगाल है, इन क्षेत्रों में भी चावल की अच्छी कृषि की जाती है। इस प्रकार से ये हमारी हो गई चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि। इसके बारे में हमने देखा है कि इसमें जो कृषि की मुख्य प्रधानता होती है तो वो किसकी होती है, चावल की इसमें मुख्य प्रधानता होती है। ये एक सघन प्रकार की कृषि होती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि एशिया के जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो मानसूनी एशिया के जो देश हैं उनमें ये कृषि अधिकतर की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जलवायु भी इसके अकॉर्डिंग होती है और वर्षा और भौगोलिक दशाएं, मिट्टी, ये सभी चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि के अकॉर्डिंग होने के कारण मुख्यतः विश्व के दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनमें यह कृषि की जाती है। इसकी विशेषताओं में हम देखें कि यहाँ पे जोतों का आकार छोटा होता है, यह कृषि परंपरागत विधियों से की जाती है, इसमें आधुनिकता कम है और आधुनिक जो यंत्र हैं उनका इसमें अभाव है, इसमें रसायनों का भी अभाव है, ठीक है। फिर हमने देखा इसमें श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकतर श्रम जो मानव के द्वारा ही किया जाता है। फिर हम इसके अन्य जो क्षेत्र है वो विश्व में हम देखें तो जापान, कोरिया और थाईलैंड में भी यह कृषि की जाती है। और भारत में हम देखें तो भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है और पास में ब्रह्मा में जो इरावदी नदी है उसका डेल्टा है। और फिर भारत के जो दक्षिण भारत के सभी तटीय प्रदेश हैं उनमें भी यह कृषि की जाती है, ठीक है। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, फिर अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे, अपने अगले जो कृषि प्रदेश हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।